Hey guys, welcome back to Humanities Corner. Hope you and all us are doing well. तो यार आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर विच इज़ लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली वन शॉट लेक्चर होगा, रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे. इस चैप्टर के किसी भी पार्ट या टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, रैदर एक दो बॉक्सेज इंक्लूड कर दिए गए. ठीक है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम उसको भी पूरा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैप को भी हम लास्ट में करने वाले हैं. ठीक है, तो मस्त हमारा इसी लेक्चर के अंदर सारा सिलेबस कवर हो जाने वाला है. कंसीडरिंग द फैक्ट ये सबसे लेंदी चैप्टर है हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर. ठीक है, तो हम इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं. जिन टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी. लेकिन बहुत सारी क्रॉप्स आएंगी जिन्हें हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, उनका सिर्फ मैप वर्क इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको बहुत स्पीडली कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. इस चैप्टर में बेसिकली हमने लैंड के बारे में पढ़ना है कि लैंड एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट का रिसोर्स है. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लैंड के ऊपर, अपने शेल्टर के लिए, अपनी फूड के लिए और अपनी बाकी सारी नीड्स के लिए. ठीक है, हमने उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ना है. फिर हमने ये पढ़ना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज, किस तरीके से हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे. फिर हमने ये भी पढ़ना है कि किस तरीके से हमने लैंड की क्वालिटी को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया है. ठीक है, यही सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट में यही लिखा गया है कि डिफरेंट तरीके की लैंड जो होती है वो डिफरेंट यूजेस के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो हम उसके ऊपर खेती बाड़ी कर सकते हैं. अगर वो फर्टाइल नहीं है तो हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है कि ह्यूमन बीइंग लैंड को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अपने खाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, रेजिडेंस रहता भी उसी पे है, एंड रिक्रिएशन यानी अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हम लैंड पर ही डिपेंडेंट है. ठीक है, अब जो इसके बाद पर्पल बॉक्सेस में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो कीवर्ड दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, कि जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है भैया वो हमारे लैंड यूज़ के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, कि कितना प्रतिशत हिस्सा हम कौन सी कैटेगरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको मेजर कौन करता है, इसको मेजर करता है यार सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, तो दोनों की टर्म्स को याद रखना है. लैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है और मेजर कौन करता है, सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, अब पहले मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लैंड यूज कैटेगरीज. इसमें बेसिकली हम 9 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लैंड को यूज कर रहे होते हैं. इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपने करना क्या है, आपने पेन पेपर साथ में लेके बैठना है. ठीक है, जो 9 की 9 कैटेगरीज है उनके नाम लिखने हैं, बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं. ठीक है, आप नाम लिखोगे आपको उसी से बाकी का टॉपिक का रेफरेंस मिल जाएगा. ठीक है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, एमसीक्यू में भी आने वाले हैं, 1-2 नंबर में भी बहुत आने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. पहली कैटेगरी फॉरेस्ट, नाम से समझ में आ गया कि ऐसा एरिया जो नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू कवर अप है. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझनी है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर. ठीक है, अगर हम इंडिया की नेशनल पॉलिसी देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 33% जो हमारा लैंड है उसके ऊपर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए. ठीक है, लेकिन हम रियलिटी में देखते हैं तो ये 24 या 26% है. आई थिंक 24 एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो कितना कम चल रहे हैं, हम 9 नंबर पीछे चल रहे हैं, 9%. ठीक है, तो दैट इज एक्चुअल फॉरेस्ट कवर ये है. ठीक है, आगे काफ़ी बार रेफरेंसेस आएंगे तो थोड़ा सा क्लियर रखना. सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी बैरन या फिर वेस्टलैंड. नाम से समझ में आ रहा है कि बंजर है. ये ऐसी ज़मीन है जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है. फॉर एग्जांपल डेजर्ट. ठीक है, बैरन हिली टेरेंस हो गए या फिर रिवाइंस हो गए. राइट, आगे चलते हैं. नेक्स्ट आती है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़. नाम से समझ में आ गया कि उसके ऊपर हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं. फिर हम क्या कर रहे हैं, या तो वहाँ पे सेटलमेंट्स है या फिर वहाँ पे हमने रोड्स कैनाल्स बना दिए, इंडस्ट्रीज़ है, शॉप्स है, या फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से. ठीक है, अब जैसे जैसे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है उसी तरीके से इस जो कैटेगरी का लैंड यूटिलाइजेशन है, रेशियो है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. ठीक है, फोर्थ आती है दैट इज एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. नाम से समझ में आ रहा है कि इनको ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज़ किया जा रहा है, एनिमल्स के लिए यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, अब यूजुअली हमें रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती है तो ये पंचायत या गवर्नमेंट्स के थ्रू ओन होती है. ठीक है, लेकिन काफ़ी छोटा पोर्शन है भले ही, लेकिन कुछ लैंड इस तरीके की प्राइवेटली ओन्ड भी होती है. ऑब्वियसली अब जो डेयरी करते हैं, डेयरी फार्मिंग जो करते हैं, उनको एक ऐसा प्रॉपर लैंड चाहिए होता है जिसके ऊपर वो एनिमल्स को ग्रेज करा सके. ठीक है, तो वो उनका प्राइवेटली ओन्ड होता है. ये जो हमारे जो लोकल ओन्ड होती है उनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में रिगार्ड करते हैं. इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखना है. ठीक है,
आगे चलते हैं फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज एरिया अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। मिसलीनियस का मतलब होता है डाइवर्स, ठीक है, बहुत तरीके के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। ग्रूव्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज या ग्रुप ऑफ कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारे ऑर्किड्स आते हैं या फिर फ्रूट ट्रीज आते हैं, ठीक है। अब यूजुअली ये प्राइवेटली ओन्ड होता है एंड इसीलिए हम इसको नेट जोन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। नेट जोन एरिया क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये याद रखो कि इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। सिक्स्थ कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज कल्चरलेबल वेस्टलैंड। तो 6th, 7th, 8th कैटेगरी तीनों आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। पहली जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर हम ऐसी लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यार फैलो। फैलो का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड, जिसके ऊपर खेती बाड़ी ना की हो, यानी खाली छोड़ दी, ठीक है। तो ऐसी लैंड जिसको 5 या 5 से ज़्यादा साल हो गए हैं बिना कल्टिवेट हुए, उसको हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको कभी कल्टीवेट ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू। 5 साल में वो डिग्रेड हो गई होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिग्रेड नहीं हुई होगी, ठीक है। हम उसके ऊपर दोबारा से थोड़ी मिट्टी गिरवा सकते हैं, टिलिंग करवा सकते हैं, थोड़ा फर्टिलाइजर दे सकते हैं, पानी से उसको अच्छे से इरीगेट कर सकते हैं और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आती है, राइट। बैरन वो थी जो बंजर हो चुकी है, उसके ऊपर हम खेती कर ही नहीं सकते, लेकिन कल्चरेबल वेस्टलैंड वो है जो 5 या 5 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है करंट फेलो लैंड, ठीक है। फेलो का अगेन मतलब वही है कि खाली छोड़ा है, मतलब बेसिकली एक कल्चरल प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम अपनी लैंड को रेस्ट दे रहे होते हैं। एक साल के अंदर यूजुअली हम एक लैंड के ऊपर 3 क्रॉप्स तक उगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हर साल यही करते जाएंगे तो इवेंचुअली जो हमारी लैंड होगी वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी लूज कर देगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम थोड़े टाइम के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं, 5 महीना 1 साल, ठीक है, जिससे इवेंचुअली वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन कर पाए, ठीक है। तो जो लैंड 1 साल या उससे कम टाइम के लिए खाली छोड़ी गई है, अनकल्टिवेटेड छोड़ी गई है, उसको हम करंट फैलो में मानते हैं, ठीक है। इसी से सिमिलर है, दैट इज फैलो अदर देन करंट फैलो, जो हमारी 8th कैटेगरी है। इसमें बेसिकली अगर लैंड को 1 से 5 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल भी बना दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर 1 साल या उससे कम है तो वो करंट फेलो है, 1 साल से लेकर 5 साल तक अगर वो खाली छोड़ी गई है तो वो फेलो अदर देन करंट फेलो है, लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए तो हम उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है भैया। अब 9th टर्म आती है, दैट इज नेट सोन एरिया। नेट का मतलब होता है यार टोटल, ठीक है। तो वो टोटल एरिया जिसके ऊपर हमने अपनी क्रॉप्स को उगाया है उसको हम बोलते हैं यार नेट सोन एरिया, ठीक है। सपोज हमारे पास लैंड था 10 यूनिट का, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 4 यूनिट के ऊपर ही खेती बाड़ी की है, तो वो 4 यूनिट ही हमारा नेट सोन एरिया है, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पे हमारी 9 कैटेगरीज खत्म हो जाती है, अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है कि लैंड फिक्स मैग्नीट्यूड का है, ऑब्वियसली बात है, उसको हम खींच के बड़ा नहीं कर सकते, जितना है हमें उसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो लैंड का जो यूजेज होता है, पैटर्न होता है, उसमें साल दर साल बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। साइज ऑफ द इकोनॉमी से हमारा यहाँ पे मतलब है पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है, ठीक है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, तो लैंड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जो लैंड पहले लोग खेती करने के लिए यूज़ कर रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो उन्हें उस पर घर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे इवेंचुअली जो मार्जिनल लैंड्स होती हैं वो यूज़ में आ जाती है, ठीक है। समझ में आया कि वहाँ पे अब सेटलमेंट बस रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो पहला फैक्टर है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो जो लैंड पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की टुवर्ड्स थी, अब उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का प्रचलन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। यही से बिल्कुल सेकंड पॉइंट हमारा निकल के आ जाता है कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। आज से 50 साल पहले अगर हम देखते हैं तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, प्योरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो ज़्यादातर जो लैंड था उसके ऊपर खेती होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर एक्सपैंड करता है, हमें ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिलता है कि जिस लैंड के ऊपर पहले एग्रीकल्चरली उसको यूज़ किया जा रहा था, अब उसको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाने लगेगा, ठीक है। थर्ड यहीं से निकल के आता है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अब इससे बेसिकली हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिक्रीज हो गया। अब क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ आ गई तो उस लैंड को अब हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, फूड की डिमांड तो अभी भी बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कॉन्स्टेंट प्रेशर है कि तुम्हें
अभी भी उन क्रॉप्स को जनरेट करना है, उतना आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उस लैंड को दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भले ही हम टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने लग जाए, लेकिन काफ़ी स्लो स्पीड से जो हमारी डिपेंडेंसी होती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे, वो बहुत स्लो स्पीड से ख़त्म होती है। सिंपल से एग्जांपल है, यूएसए वगैरह का एग्जांपल ले लो, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर इतनी नहीं होती है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो वो अपना सामान जो सेकेंडरी सेक्टर को तो उसे दूसरी कंट्रीज़ में बेचती है और उनसे बदले में फूड ग्रेन्स ले रही होती है, ठीक है। तो बेसिक सा ये एक बहुत सिंपल सा रूल है, जैसे जैसे हमारी इकॉनमी प्राइमरी से टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे हम एग्रीकल्चरल लैंड को दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। यही था हमारा कि लैंड के अंदर थ्रू आउट द टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अभी ये चार्ट पेपर भी दिया गया है कि 1960, 61, 2008, 9 का कंपैरिजन दिया गया है कि जहाँ पे पहले फॉरेस्ट कवर 17% हुआ करता था, वहाँ पे अब वो 23% हो गया। ये बढ़ा है यार, ये पेपर के ऊपर बढ़ा है, ठीक है, ये एक्चुअल इंक्रीज़ नहीं है। अगर आप ये देखोगे, मैंने बताया था कि एक एक्चुअल है और एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये वो वाला है। अगर हम देखते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, जहाँ पहले 3.2 होता था, अब वो 8.7% तक बढ़ गया है, ठीक है। सिमिलरली बैरन एंड कल्चरलेबल वेस्टलैंड हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है, बिकॉज उसको हमने सेटलमेंट के लिए यूज़ कर लिया है ना, यूटिलाइज कर लिया, जो लैंड्स खाली पड़ी थी। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड थोड़ा इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा एरिया अंडर मिसलिनियस ट्रीज एंड ग्रूव्स, ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, 6 से 1 पे आ गया, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड को भी हम यूटिलाइज करके किसी ना किसी तरीके से उसको खेती बाड़ी में ला रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी फूड डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। फेलो अदर देन करंट फेलो डिक्रीज हुआ है, करंट फेलो भी डिक्रीज हुआ है, और नेट सोन एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इनको हमने 1 बाय 1 पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड कौन कौन से है, और फिर हम देखेंगे डिक्रीजिंग। तो 4 कैटेगरीज ऐसी है जो इंक्रीज हुई है। पहली एरिया अंडर फॉरेस्ट, अगेन वही बात आ गई कि ये हमारा एक्चुअल इंक्रीज नहीं है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के अंदर इंक्रीज कर देती है। एज ऑफ नाउ इट इज़ 33%, ठीक है। तो वो उस टाइम का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इंक्रीज नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इंक्रीज है, ठीक है, कि इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, नाम से समझ में आ रहा है, बिकॉज जैसे जैसे अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट सर्विस सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती थी, अब उसके ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया के अंदर इंक्रीज हुआ है, बिकॉज कल्चरेबल वेस्टलैंड को हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए रिक्लेम कर लिया है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन करंट फेलो लैंड, ये डिपेंड करता है ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग साइकिल्स। नेक्स्ट आता है डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो 4 कैटेगरी, बैरन एंड वेस्टलैंड, ऑब्वियसली हमने इनको हटा करके, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। एरिया अंडर पास्चर एंड ट्री क्रॉप्स, ठीक है, इसका डिक्लाइन वही रीज़न है कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा इलीगल एनरोचमेंट की वजह से कल्टीवेशन, जो कॉमन पास्चर लैंड्स थी, लोग कब्जा कर लेते हैं, जो भी पंचायत के थ्रू ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो ग्रेजिंग लैंड थे उनके ऊपर कब्जा करके अपनी ज़मीनें बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऑब्वियसली हमने इनको डिक्रीज़ किया है इनकी, बिकॉज इनको हमने खेती बाड़ी में यूज़ कर लिया है। फेलो अदर देन करंट फेलो को भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ किया गया है, क्योंकि लोग जल्दी से जल्दी क्रॉप उगा लेते हैं, उसको बहुत कम टाइम के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। ये थी हमारी कैटेगरीज, हमने पढ़ ली क्या क्या इनके अंदर चेंजेस आया है, और जो भी हमारा थ्रू आउट द टाइम इतना ज़्यादा चेंज हुआ है 3 फैक्टर्स के ऊपर, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन और फूड ग्रेन्स की डिमांड के ऊपर, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो 2019 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको कोई भी 2 लैंड यूज़ कैटेगरीज बतानी है जिनका डिक्रीज हुआ है। हम इजीली बता सकते हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर। कल्चरेबल वेस्टलैंड लिख देना सबसे ईजी है, बिकॉज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो उन लैंड्स को यूटिलाइज करके हमने खेती बाड़ी में लगा दिया है। सिमिलरली बैरन एंड वेस्टलैंड का भी सिंपल रीज़न है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो उनकी जगह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, घर बना लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये एक एक्टिविटी दी गई थी हमारी बुक के अंदर, ठीक है। इसमें बेसिकली ये मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, 3 पॉइंटर्स दिया गया है, 1 बाय 1 चलते हैं। हमने पहले डिफरेंस बताना एक्चुअल इंक्रीज में एंड रेट ऑफ इंक्रीज में, ठीक है। एक्चुअल का मतलब होता है यार डेटा, ठीक है, टर्म्स में 1000 2000। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है यार परसेंटेज, कि किस परसेंट के ऊपर, किस रेट के ऊपर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये हमने बताना है। पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल इंक्रीज कैसे निकलेगा, ठीक है। एक्चुअल इंक्रीज बेसिकली हम डिफरेंस से निकालते हैं। अब मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसको देखते हैं। सपोज 2008 के अंदर जो हमारी
नेट सोन एरिया था वो 10,000 था, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा लेकिन हम एक रफ डेटा लेके चलते हैं। उसके बाद 2009 के अंदर बढ़ के वो 12,000 हो गया, ठीक है। तो 2001 को हम P1 मान रहे हैं, 2009 वाली टर्म को हम P2 मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि एक लैंड पहले जहाँ पे 10,000 हुआ करती थी अब वो 12,000 हो गई है नेट सोन एरिया, तो कितना डिफरेंस आया, तो आप माइनस कर दोगे कि 12,000 में से 10,000 माइनस किया कि 2,000 का डिफरेंस आया, 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें रेट निकालना होता तो रेट हम कैसे निकालते, रेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हम P2 में से P1 को माइनस करेंगे, यानी 12,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे, उसको फिर दोबारा से P2 से डिवाइड करेंगे, तो 2,000 को हम 10,000 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये होता है रेट। यही दिया गया है कि नेट सोन एरिया जो हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर यहाँ पे हमारा क्या है, सॉरी न्यू ईयर है, जो आगे वाला साल है, दैट इज 2009, एंड नेट सोन एरिया जो हमारा P1 है यानी कि प्रीवियस ईयर था, ठीक है, उसको P2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको इस तरीके से आते हैं। आई गेस ये दिल्ली के किसी पेपर में आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैं ईयर डालना भूल गई हूँ, बट ठीक है पढ़ लेते कि इस तरीके से क्वेश्चन आते। हमें ये डायग्राम दिया गया था जो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं, हमसे पूछा गया है कि कौन सी जो कैटेगरी है उसके अंदर हाईएस्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ है, ठीक है। तो कौन सी में हुआ था, दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल यूज के अंदर, ठीक है। अब आपने कोई भी 2 रीजंस बताने हैं जो इस ट्रेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रीजंस बहुत सिंपल है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो जो लैंड पहले खेती के लिए यूज़ किया जाता था अब उस पर सेटलमेंट्स बस गई है, उसके ऊपर रोड्स आ गए हैं, ठीक है। सेकंड रीज़न हम ये दे सकते हैं कि पहले जो एग्रीकल्चरल इकॉनमी हुआ करती थी, अब क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है तो उनके लिए इंडस्ट्रीज़ बनने लगा है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है। इवेंचुअली जो हमारा इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ है एक प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ, ठीक है। 2 रीज़न हम ईजिली दे सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ओनरशिप के बेसिस पे हम लैंड को यार 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो जो था वो एक डिफरेंट टॉपिक था, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्राइवेट लैंड, नाम से समझ में आ गया कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर उसको ओन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट यानी स्टेट यानी कि जो कम्युनिटी ओन करता है, एंड यूजुअली जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास्चर लैंड्स आते हैं, कोई वाटर बॉडी हो गई, कोई पोंड हो गई, ये सारी चीज़ आती है, ठीक है। इससे इवेंचुअली उन लोगों को फॉडर मिल जाता है, फ्यूल मिल जाता है। फॉरेस्ट जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, वो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्हें कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जैसे फ्रूट, नट, फाइबर, मेडिकल प्लांट एट्सेट्रा, ठीक है। रूरल एरियाज़ के अंदर जो लैंडलेस मार्जिनल फार्मर्स आते हैं या फिर बाकी जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं वो इन्हीं रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। वुमेन की लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज इनका जो रोज़ का फॉडर और फ्यूल कलेक्शन होता है वो इन्हीं रिसोर्सेज से हो रहा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमें डेफिनेशन दी गई है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कम्युनिटी के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे हर एक मेंबर के पास राइट होता है उसको एक्सेस करने का, उसको यूज़ करने का विद स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन, ठीक है। कि कुछ रूल और रेगुलेशंस भी होते हैं कि अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनको प्रोटेक्ट भी करके रखना है, ठीक है। तो जितने भी कम्युनिटी के फॉरेस्ट होते हैं, पास्चर लैंड्स होते हैं, विलेज की वाटर बॉडीज़ होते हैं, जो भी पब्लिक स्पेसेस होते हैं जहाँ पे एक ग्रुप उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर राइट्स अपने प्रोफेस कर सकता है, साथ के साथ ये उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, हम उनको CPR की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा एक फर्स्ट हाफ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है कि लैंड के क्या क्या यूजेस हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड क्या क्या अभी तक इकॉनमी के अंदर हमने चेंजेस देखने को मिले हैं कि किस तरीके से पहले लैंड को एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था लेकिन आज के टाइम में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको यूटिलाइज बहुत ज़्यादा स्पीड पर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो 3 पॉइंटर्स है, ठीक है। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। अगर हम बाकी सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो लैंड का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आज के टाइम पे भी अगर हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ की जाती है, ठीक है, कंपेयर टू टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है। तो
सेकेंड पॉइंट ये भी दिया गया है कि लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज़ के अंदर हमें एक मेन रीज़न ये देखने को मिलता है कि धीरे धीरे लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया है। ठीक है, एक डैड होते थे, उनके 4 बच्चे होते थे, तो जो लैंड होती थी वो 4 बच्चों में डिवाइड हो जाती थी, फिर प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो ये लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जैसे जैसे उसकी फ्रेगमेंटेशन होती जा रही है, उसकी कमी होती जा रही है, इवेंचुअली उससे पॉवर्टी बढ़ती जा रही है रूरल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, सेकंड है क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, अब ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर पे। एक लैंड है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत बड़ी है साइज़ में, लेकिन एक लैंड है जो उससे छोटी है लेकिन उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको अच्छा पानी मिलता है, तो उसकी प्रोडक्शन कंपेयर टू इस वाले एरिया की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फर्टिलिटी जो है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्शन के, राइट। थर्ड पे चलते हैं, तो लैंड डिनोट सोशल स्टेटस। ऑब्वियस ही बात है, रूरल एरियाज़ के अंदर जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड होती है उसकी उतनी ज़्यादा सोशल वैल्यू होती है। ठीक है, ऑल्सो लैंड जो होती है वो हमें सिक्योरिटी सर्व करती है फॉर क्रेडिट, अगर हमें लोन लेने जाना है। ठीक है, सिमिलरली नेचुरल हजार्ड्स के टाइम पे भी अगर हमारे पास लैंड का एक्सेस ज़्यादा है तो इवेंचुअली हम ऑब्वियसली उसको पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, कल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको दूसरे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ सिक्योरिटी फॉर श्योर लैंड सर्व करती है, राइट। अब 2022 के अंदर 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीजेज नॉट ओनली ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो द डिटर्मिनेशन क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब 5 नंबर में आ गया है, लेकिन हमारी बुक में तो ये 2 पॉइंट लिखा गया है ना, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ी सी अपनी अकल चलानी पड़ेगी और हमें आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम करना होगा। हमें बेसिकली इसमें ये बताना है कि लैंड की क्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो इसमें हमें यही लिखना पड़ेगा कि लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को कम करके उसी लैंड को फैक्ट्रीज में लगा रहे हैं, उसी लैंड के ऊपर रोड्स बना रहे हैं, लेकिन फूड ग्रेन की जो डिमांड है वो कम नहीं हो रही है, वो इवेंचुअली इंक्रीज ही हो रही है। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि जो लैंड की क्वालिटी है हम उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना करें। ठीक है, हम उसको टाइम टू टाइम खाली छोड़ें ताकि वो नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। हम ऐसी क्रॉप्स को ज़रूर से उगाएं। ठीक है, जैसे लेगुमिनस जो क्रॉप्स होती हैं, ग्राम वगैरह अगर हम बीच में लगाते हैं जिससे इवेंचुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली आप 9th-10th क्लासेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रखे होंगे ना, तो हमें ऐसी क्रॉप्स को भी उगाना पड़ेगा। हमें सिर्फ बेनिफिट ही नहीं देखना पड़ेगा, हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारी लैंड की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, बिकॉज उसी से इवेंचुअली हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंटर्स आपको खुद से बना करके लिखने होंगे। तो आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना अच्छे से सर्च करके कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टेबल दी गई थी बेसिकली। अब हम ये याद करते हैं कि टोटल कल्टीवेबल लैंड में क्या क्या आता है। टोटल कल्टीवेबल लैंड के अंदर आता है नेट सोन एरिया, यानी कि जिस टोटल एरिया के ऊपर हमने क्रॉप्स उगाई है। ठीक है, इसके अलावा फैलो लैंड, कल्टीवेबल हम उस एरिया को रिगार्ड करते हैं जिसके ऊपर खेतीबाड़ी हो सकती है। ठीक है, नेट सोन एरिया वो था जिसके ऊपर हमने क्रॉप्स एक्चुअली में उगाई हैं। ठीक है, लेकिन कल्टीवेबल में हम उन सभी को इंक्लूड करेंगे जिसके ऊपर खेती हो सकती है। तो पहले नेट सोन एरिया आ गया, इसके बाद फैलो लैंड। ऑब्वियसली हमने उसको थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ा हुआ है लेकिन वो कल्टीवेबल तो है। ठीक है, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर बनती है हमारी टोटल कल्टीवेबल एरिया। इस तरीके से हम किसी भी कंट्री का टोटल कल्टीवेबल एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस टेबल से हमने ये ऑब्जर्वेशन देखी है कि हमें कल्टीवेबल लैंड के अंदर बहुत मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1950 में 59.5 थी, अभी ये घट के 58 हो गई है। एंड आई थिंक अभी अगर हम रीसेंट डेटा देखेंगे तो ये और भी कम हो गई है। ठीक है, तो बहुत अर्जेंट नीड है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व करना होगा और अडाप्ट करना होगा जिससे हम लैंड को सेव कर सके, यानी कल्टिवेबल लैंड को सेव कर सके। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थ्रू आउट द वीडियो हमें याद करके चलना पड़ेगा कि हम जिस लैंड को पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे, आज के टाइम पे हम उस पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उस लैंड की जो डिमांड थी, हमारी जो फूड ग्रेन की डिमांड थी, वो कम नहीं हो रही है, वो इवेंचुअली इंक्रीज होती ही जा रही है। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम अपनी लैंड को बचा के रखें, क्वालिटी लैंड को बचा के रखें। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमें 2 तरीके दिए गए थे कि किस तरीके से हम कल्टिवेबल लैंड को एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहला है रेजिंग यील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। इसमें बेसिकली हम एक ही जो क्रॉप होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हम उसी क्रॉप को उगा रहे होंगे, उसको अच्छे HIV सीड्स दे रहे होंगे। एक तरीके से प्लांटेशन मान सकते हैं हम, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है,
सेकेंड जो कैटेगरी है इसका मेन मोटिव था कि हम टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया को इंक्रीज करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक साल के अंदर कितनी क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, भले ये मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक साल के अंदर 3 क्रॉप्स उगा रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इंटेंसिटी, ठीक है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को यूटिलाइज करना है, जो भी क्रॉप उस सीजन के अकॉर्डिंग उगाई जा सकती है। मेन फोकस यहाँ पे हमारा होता है आउटपुट पर यूनिट एरिया को इंक्रीज करने का, ठीक है। तो ये 2 तरीके दिए गए थे, इनको एज इट इज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज क्रोपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज, ठीक है। अब क्रोपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज का फॉर्मूला है दैट इज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपॉन में नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेट सोन एरिया का मतलब है वो एरिया जिसको हमने उगाया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब है टोटल एरिया सोन वंस एंड मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। बहुत सारी लैंड ऐसी होती है जिसको हम साल में 3-3, 4-4 बार उगा लेते हैं ना। सर्दी आई तो हमने गेहूं उगा लिया, उसके बाद जो थोड़ा सा गैप पीरियड आता है उसके अंदर हम थोड़ी सब्जियां उगा लेते हैं, थोड़े वाटरमेलन वगैरह उगा लेते हैं, खीरे उगा लेते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा वेदर ठीक होता है तो हम ज्वार वगैरह लगा लेते हैं, है ना। इस तरीके से डिफरेंट क्रॉप रोटेशन हम करते रहते हैं, ठीक है। तो एक ही लैंड को हमने साल में 3 बार हमने उसको क्रॉप किया तो वो होता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। यानी कि टोटल लैंड उसको हमने कितनी बार उगाया, तो दैट इज GCA। इसको बस इतना याद रखो, हमें डिटेल में डिफाइन नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर। तो GCA अपॉन NSA मल्टीप्लाई बाय 100, इससे निकलती है हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की परसेंटेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही हमें दिया हुआ था। अब इंपॉर्टेंस क्या है हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, ठीक है। हम फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसमें बेसिकली हमने लैंड को साल में 3 बार उगाया है, तो हमने तीनों बार कुछ ना कुछ आउटपुट लाया है, ठीक है। तो हमने फुल्ली उसको यूटिलाइज किया है। सेकेंड, फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इकोनॉमी, ठीक है। अब थ्रू आउट द ईयर जब हम लैंड के ऊपर क्रॉप उगाएंगे तो ऑब्वियसली लोग उसके अंदर लगे रहेंगे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से कम होती है, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, 3 सीजन होते हैं, खरीफ जो कि जून से सितंबर का होता है, ठीक है। नदर्न स्टेट्स के अंदर यहाँ पर राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तुर उगती है, ठीक है। सदर्न स्टेट्स के अंदर भी सिमिलर ही क्रॉप्स हो रही होती है। रबी की अगर हम बात करते हैं तो वो अक्टूबर से मार्च में आता है, दैट इज वीट, ग्राम एक्सेट्रा। उसके बाद जैद की अगर हम बात करते हैं, ये एक शॉर्ट सीजन होता है बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन, कहाँ पे आता है, अप्रैल से जून के अंदर आता है, एंड ये क्रॉप्स है, ठीक है। सही से एक बार पढ़ लेना, हम थोड़ा जल्दी में है तो नहीं पढ़ रहे, राइट। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर इन सदर्न इंडिया, ओके। अब ये जो डिस्टिंक्शन हमने 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी, खरीफ, रबी, जैद, ये साउदर्न पार्ट्स के अंदर इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई इनफ होता है कि वो थ्रू आउट द ईयर एक ही क्रॉप को उगा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सदर्न स्टेट्स के अंदर थ्रू आउट द ईयर राइस को उगाया जाता है, राइट। तो सेम क्रॉप कैन बी ग्रोन थ्राइस इन अ ईयर। यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ठीक है। इसीलिए ये डिस्टिंक्शन, ये जो डिफरेंस है हमें सदर्न स्टेट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। 2014 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको कोई भी 2 कैटेगरीज बतानी है तीनों क्रॉपिंग सीजन्स की, ठीक है। तो हमने ये लिख देना है कि कौन से टाइम पीरियड में होता है और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो हम इसको यूजुअली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है इरिगेटेड फार्मिंग, एक होता है रेनफाइड फार्मिंग, ठीक है। इरिगेटेड यानी कि ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनको इरिगेशन चाहिए होती है, ठीक है। एंड जो रेनफेड होती है ये प्योरली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इस लैंड को इरिगेट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इनकी भी सब कैटेगरीज है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले इरिगेटेड से स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक होती है प्रोडक्टिव और एक होती है प्रोटेक्टिव, ठीक है। प्रोटेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम इरिगेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिव में हम इरिगेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। ये है सिंपल सा रीजन। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे इरिगेशन एक्ट एज ए सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। रेनफॉल होती है बट उसके ऊपर भी हमें इतना पानी देना है कि जो हमारी क्रॉप्स है वो जले नहीं, वो खराब ना हो और वो प्रोटेक्ट हो जाए, उनको पानी की जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया होता है वो हाइयर होता है कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे हमारा मेन एम है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर के आनी है, ठीक है। आगे हम रेनफेड कैटेगरी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इरिगेशन नहीं देते, तो हम 2 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज करते हैं, ड्राई लैंड एंड वेट लैंड, ठीक है। ड्राई लैंड वो एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 75% होती है, ठीक है। लेकिन वेट लैंड वो होते हैं जहाँ पे रेनफॉल मोर देन 75 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे
यूजुअली क्योंकि रेनफॉल कम है ड्राई लैंड के अंदर, तो हमें सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली पानी है नहीं, इरिगेशन हम दे नहीं सकते, ठीक है। और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ही यूजुअली यहाँ पे ग्रो किया जाता है, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम एंड गौर, ठीक है। वहीं वेटलैंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बारिश ज़्यादा आती है तो काफ़ी बार फ्लड भी आ जाता है और सॉइल इरोजन भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्योंकि पानी ज़्यादा है तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाया जाता है, जैसे राइस, जूट, शुगर केन एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एक्वाकल्चर भी होती है फ्रेश बॉडीज़ के अंदर, फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर, बिकॉज पानी की क्वांटिटी भरपूर मात्रा में इधर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इरिगेटेड यानी कि पानी की ज़रूरत है। प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव में हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि वो जले ना, उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी मिल जाए, लेकिन प्रोडक्टिव के अंदर हम उनकी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ड्राई लैंड के अंदर पानी नहीं होता है तो हमें मेक श्योर करना होता है हम रेन वाटर प्रैक्टिसेस को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन को करें, एंड जिनको कम पानी चाहिए होता है ऐसी क्रॉप्स को उगाते हैं। लेकिन वेटलैंड के अंदर इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। 2017 में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको रेनफेड फार्मिंग को ऑन द बेसिस ऑफ रेनफेड फार्मिंग का क्लासिफिकेशन करना है, तो ड्राई लैंड और वेटलैंड का डिफरेंशिएशन बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का सेकेंड हाफ कंप्लीट हो गया, अब थर्ड हाफ की तरफ चलते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने काफ़ी सारे फूड ग्रेन्स को पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज को पढ़ना है, बहुत सारे हम पढ़ेंगे। इनका ये जो टॉपिक है इनमें आपको मैप वर्क याद रखना है, ठीक है। और 1-2 नंबर में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे राइस, व्हीट, इनसे 5 नंबर में भी आ सकता है। बाकियों से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम थोड़ा स्पीडली इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, ठीक है। फूड ग्रेन की अगर हम बात करते हैं, डोमिनेंट क्रॉप्स होते हैं, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया को ये ऑक्यूपाई करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हम इनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। पहली हमारी सीरियल और दूसरी हमारी पल्सेस, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सीरियल से। तो बेसिकली ये 54% हमारे टोटल क्रॉप एरिया को ऑक्यूपाई करती है। इंडिया 3rd रैंक करता है एंड ऑलमोस्ट 11% सीरियल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इंडिया काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ सीरियल्स को प्रोड्यूस करता है। एक होते हैं हमारे फाइन ग्रेन्स जैसे कि राइस और व्हीट हो गए, दूसरे होते हैं कोर्स ग्रेन जैसे ज्वार, बाजरा, मेज एटसेट्रा, ठीक है। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। राइस को, अच्छा, अब मैंने इसको आंसर को इस तरीके से फ्रेम किया है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स बनाएंगे एंड फिर उनको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। बिकॉज आंसर आता है तो मेक श्योर क्या करो, रैदर देन पैराग्राफ आप पॉइंटर्स में लिख के आओ। तो कैसे करेंगे, पहला हमने पॉइंट बना दिया इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिख दिया कि ये स्टेपल फूड है फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। अराउंड 3000 वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है जो बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस ग्रो की जाती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने बना दिया भैया क्लाइमेट का, ठीक है। तो इसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है। अगर हम सदर्न स्टेट्स या वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा बार 3 बार तक हम एक ही साल के अंदर राइस को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 वैरायटीज़ उगाई जाती है राइस की, ऑस, अमन एंड बोरो, ठीक है। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन कौन सी, ऑस, अमन एंड बोरो। लेकिन अगर हम हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एज अ खरीफ क्रॉप इसको उगाया जाता है, ठीक है। खरीफ क्रॉप का सीजन कौन सा था, फटाफट कमेंट में लिखो, है ना, बैक किए बिना। ओके, थर्ड पॉइंट हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इसके वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है। पंजाब और तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हाई यील्ड मिलती है हमें राइस की, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंदर हमें लो यील्ड देखने को मिलती है राइस की, ठीक है। 4th कैटेगरी हमने बना दी भाई इंडिया का शेयर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 22.7% जो थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है वो इंडिया के अंदर उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। सेकेंड रैंकिंग है हमारी आफ्टर चाइना। इसके अलावा 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया के अंदर राइस को ही कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। अब 5th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 1970s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब हरियाणा के अंदर। अगर पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट पढ़ा है तो वहाँ पे भी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ गए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। अब इवेंचुअली इसके अंदर क्या हुआ था, हमारी जो यील्ड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बिकॉज HIV सीड्स का यूज़ किया जा रहा था, अच्छे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा था, जिससे इवेंचुअली पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो पहले अगर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा, वो ट्रेडिशनली राइस ग्रोन स्टेट्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उनको बेनिफिट मिलने लगे, ये सारी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलने लगी, तो वो राइस को उगाने लगे। एंड अभी अगर हम देखते हैं तो पंजाब वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है राइस का, ठीक है।
सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, तो दैट इज़ वीट। अगेन इसको थोड़ा सा मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है आफ्टर राइस, ठीक है। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो इसे टेम्परेट जोन की ज़रूरत होती है। यूजुअली रबी सीजन यानी विंटर्स के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। एंड ज़्यादातर ये इरीगेटेड कंडीशंस के अंदर, इरीगेटेड एरियाज़ के अंदर उगाया जाता है, तो इसको इरीगेशन चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर रेनफेड कंडीशंस के अंदर भी उगाया जाता है, लेकिन इनकी यील्ड लो होती है, ठीक है। इंडिया की अगर हम शेयर की बात करते हैं तो 12.8% ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन वर्ल्ड का यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, एंड 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया के ऊपर वीट उगाया जाता है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं ज्वार। तो अब हम इनको थोड़ा स्पीडली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ज्वार हमारा एक, अभी तक हमने अपने फाइन सीरियल्स पढ़े थे, दैट वाज राइस एंड वीट। अब हम कोर्स सीरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो टुगेदर जो भी अभी हम पढ़ेंगे 3-4, ये 16.50% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली ज्वार को अगर डिस्कस करें तो ज्वार को सरगम भी बोला जाता है, याद रखना 1 मार्कर के लिए। 5.3% एरिया को ये कवर अप करते हैं। हम इनको खरीफ और रबी दोनों ही सीजन के अंदर उगा सकते हैं सदर्न स्टेट्स के अंदर, लेकिन नदर्न स्टेट्स के अंदर ये सिर्फ खरीफ सीजन के अंदर उगाया जाता है। एंड यूजुअली इसको एज अ फॉडर क्रॉप यूज़ किया जाता है, चारे के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मेन फूड क्रॉप है ये हमारा सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र अलोन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। बाकी के लीडिंग प्रोड्यूसर्स ये सब है, आप नाम पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज बाजरा। बाजरा की अगर हम बात करते हैं तो ये यूजुअली हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्टर्न पार्ट के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड अलोन। हम इसको अलग से भी उगा सकते हैं एज वेल एज मिक्सड क्रॉपिंग के अंदर भी। सपोज इतना बड़ा लैंड है तो थोड़ा सा हमने बाजरे के लिए कर लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो 5.2% टोटल क्रॉप एरिया को ये ऑक्यूपाई करता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ये हैं, ठीक है। अब ये एक रेनफेड क्रॉप है, तो यील्ड का जो लेवल है वो राजस्थान के अंदर कम होता है, एंड ईयर टू ईयर ये फ्लक्चुएट होता रहता है बेस्ड ऑन कि कितनी रेनफॉल हुई है, ठीक है। अगर अच्छी खासी रेनफॉल हो गई है तो यील्ड बढ़ भी सकती है। यील्ड का मतलब यार प्रोडक्शन, आउटपुट, ठीक है। हरियाणा गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यील्ड इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या फिर इरिगेशन जैसे जैसे एक्सपैंड हो गया, अच्छे सीड्स आ गए, जिससे इवेंचुअली इसकी यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। फिफ्थ आते हैं यार हमारा मेज़। मेज़ की अगर हम बात करते हैं तो मेज़ क्या लिखा गया है, हाँ, इसको हम फूड की तरह भी, खाने में भी यूज़ करते हैं, एज वेल एज अ फॉडर क्रॉप भी इसको यूज़ किया जाता है। सेमी एरिड कंडीशंस के अंदर इसको उगाया जाता है, ठीक है। 3.6% एरिया को ये कवर अप करता है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया इसको उगाया जाता है एक्सेप्ट पंजाब एंड नॉर्थ ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न स्टेट्स। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ये है, आप एक बार इनको देख लेना, ठीक है। अब हमारी सेकंड कैटेगरी आती है, हम फूड ग्रेन पढ़ के आ चुके हैं। सेकंड है हमारी पल्सेस, ठीक है। तो ये रिच सोर्स है भैया प्रोटीन के, ठीक है। बीइंग अ लेग्यूम क्रॉप, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, राइट। 11%, हाँ, इसको याद रखना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं एक मार्क के लिए। 11% एरिया को ये ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब रेनफेड एरियाज़ के अंदर ये इनका जो यील्ड होता है वो कम होता है एंड फ्लक्चुएट करता है ईयर टू ईयर। याद रखो यार, रेनफेड के अंदर यील्ड आपको कमी देखने को मिलेगी, बिकॉज यूजुअली ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली ड्राई लैंड वाले, ठीक है। अब मेन पल्सेस हमारी ग्राम एंड तुर है, उनको हमने पढ़ना है। ग्राम से स्टार्ट करते हैं तो ये 2.8% एरिया कवर करती है। सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर कल्टिवेट किया जाता है, यूजुअली ड्यूरिंग रबी सीजन, ठीक है। अब इसको ज़्यादा पानी या इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, 1 या 2 से लाइट शार्स ही अगर इनको मिल जाते हैं तो ये ईजिली ग्रो कर दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान के अंदर से ग्रो होता है। मेन प्रोड्यूसर्स ये हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दैट इज तुर। तुर की अगर हम बात करते हैं, इसको हम रेड ग्राम या फिर पीजन पी भी बोलते हैं। 2% एरिया को कवर करते हैं। महाराष्ट्र अकेला 1/3 इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं तो ऑयल सीड्स। नाम से समझ में आ रहा है कि इनसे हम एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेजर ऑयल सीड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 14% एरिया को कवर अप करते हैं एंड मेन ऑयल सीड क्रॉप है हमारे ग्राउंडनट, रैपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ग्राउंडनट से। तो इंडिया अकेला 18.8% प्रोड्यूस करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। रेनफेड खरीफ क्रॉप है। सदर्न इंडिया के अंदर इसको रबी सीजन में भी उगा सकते हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ये सब आप देख लेना। नेक्स्ट है रैपसीड एंड मस्टर्ड की अगर हम बात करते हैं
तो इसके अंदर कंप्राइजेस सेवरल ऑयलसीड जैसे राई, सरसों, तराई, तरमिया एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये रबी सीजन के अंदर उगाया जाता है नॉर्थ वेस्ट या फिर सेंट्रल पार्ट्स के अंदर। 2/3 एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है। इरिगेशन इनको चाहिए होती है, राजस्थान अकेला 1/3 इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। एंड यील्ड्स ये हाई होती है हरियाणा और राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, तो दैट इज सोयाबीन। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र दोनों ही मिलके 90% इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, बाकी का 10% रेस्ट ऑफ द स्टेट से आता है, ठीक है। सनफ्लावर कंसंट्रेशन यूजुअली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है। ये माइनर क्रॉप है नदर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड इसकी यील्ड काफ़ी हाई है ड्यू टू इरिगेशन, ठीक है। सनफ्लावर हम ऑयल यूजुअली मैक्सिमम घरों में यूज़ हो रहा होता है, सरसों का तेल, ठीक है। आगे चलते हैं, दैट इज़ फाइबर क्रॉप्स। सॉरी, सनफ्लावर ऑयल नहीं, घर में तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है भाई सरसों का, रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, फाइबर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग क्लोथ, बैग, सैक या फिर बाकी आइटम्स। तो इसमें यूजुअली हम कॉटन, जूट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। कॉटन से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, खरीफ सीजन के अंदर उगाया जाता है। 5 नंबर के लिए कॉटन इंपॉर्टेंट है, जूट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको क्लियर स्काई चाहिए ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। 4.7% एरिया को ये ऑक्यूपाई करता है। इंडिया सेकंड रैंक करता है इसकी प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना, ठीक है। इंडिया दोनों ही तरीके की कॉटन को ग्रो करता है। एक होती है शॉर्ट स्टेपल जो कि इंडियन कॉटन है, एज वेल एज लॉन्ग स्टेपल जो अमेरिकन है, इसको बोलते हैं नरमा, ठीक है। याद रखना 1 नंबर के लिए। अब यूजुअली हमारे 3 पार्ट्स में हम कॉटन ग्रोइंग रीजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला नॉर्थ वेस्ट, नाम से समझ में आ गया, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थन राजस्थान, ठीक है। वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र आ जाता है। वहीं साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले रीजन में लीडिंग प्रोड्यूसर्स ये सब है, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स जब हम मैप करेंगे, जब अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो दैट इज जूट। जूट का हम यूजुअली कोर्स क्लोथ, बैग, सॉक्स या फिर डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये वेस्ट बंगाल के अंदर कैश क्रॉप है, ठीक है। इंडिया पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारा जो जूट ग्रोइंग रीजन था उसको पाकिस्तान, जो आज के टाइम का बांग्लादेश है, उससे लूज़ कर चुकी थी। सिमिलरली हमने कॉटन का भी काफ़ी कॉटन ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान को लूज़ कर दिया था पार्टीशन पे, ठीक है। 3/5 ऑफ द जूट वर्ल्ड की प्रोड्यूस कर रही होती है। वेस्ट बंगाल अलॉन्ग 3/4 अकाउंट करता है, ठीक है। तो बाकी की 1/5 बाकी स्टेट से आती है। अदर क्रॉप्स में हमारा शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी है। इनका सिर्फ हमें मैप करना है, नहीं मैप नहीं करना है, इनको पढ़ना भी है, ओके। शुगर केन से स्टार्ट करते हैं, तो ये एक ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। यूपी अकेला 2/5 ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। वेस्ट इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में हमें देखने को मिलती है। सिमिलरली सदर्न इंडिया के अंदर हमें इन एरियाज़ में देखने को मिलती है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है। एंड 19.7% वर्ल्ड प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स के अंदर यही आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ टी। टी की अगर हम बात करते हैं, 2 तरीके की होती है। ब्लैक टी लीव्स जो हमारे घर में चाय पत्ती की तरह यूज़ होती है, वो फर्मेंटेड होती है, लेकिन जो उनको जब वो तोड़ के लाते हैं वो अनफर्मेंटेड होती है और वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टी प्लांटेशन 1840s के अंदर स्टार्ट हुई थी, ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर, असम के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसको एज अ प्लांटेशन क्रॉप बाकी हिमालयन रीजन के अंदर, नदर्न रीजन के अंदर स्प्रेड कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया अकेला 21.22% प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है टी की, सेकंड रैंक करता है अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। लीडिंग प्रोड्यूसर्स हमारे असम हैं, वेस्ट बंगाल हैं एंड तमिलनाडु है, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, तो दैट इज़ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। 3 वैरायटीज़ है कॉफ़ी की, अराबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका, ठीक है। 1 नंबर के लिए याद रख लेना। इंडिया यूजुअली सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी दैट इज़ अराबिका उसको ग्रो करती है, जो कि इवेंचुअली इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी हाई डिमांड में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड 8th रैंक आती है, ठीक है। कल्टिवेटेड इन हाईलैंड ऑफ ये एरियाज़ दिए गए। कर्नाटका अलोन 2/3 प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें बेसिकली हमने पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसिस्टेंस नेचर था हमारी एग्रीकल्चर का, बिकॉज ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारा हमारा एक्सप्लॉइट कर लिया था, हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लिए थे, तो हम सिर्फ इतना उगा पाते थे कि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। पार्टीशन के टाइम पे 1/3 जो हमारा इरीगेटेड लैंड जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक है। अब ये भी हमें लॉस हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद तो मेजर हमारा गोल गवर्नमेंट का यही था कि हमें फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, हमें किसी भी तरीके से इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स ध्यान में रखे कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें कैश क्रॉप से फूड क्रॉप की तरफ स्विच करना है,
ठीक है। सेकेंड था इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन यानी जो लैंड है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, साल में 3 क्रॉप्स उग सकती है तो हम 3 बार उगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फेलो लैंड अंडर प्लग, ठीक है। तो जो भी हमारी कल्चरेबल वेस्ट लैंड थी या फिर फेलो लैंड थी, हम उसको यूटिलाइज करके उसके ऊपर भी खेती बाड़ी करेंगे ताकि प्रोडक्शन एनहांस हो सके, ठीक है। ये 3 मेजर पॉइंट्स थे। इनिशियली ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करी, लेकिन 1950s के बाद हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी वो स्टेगनेंट हो गई थी, रुक गई थी ना, वो बढ़ रही थी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए 2 से 3 स्कीम लॉन्च की गई थी, जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एरियाज को टारगेट करके प्रोडक्शन को इन्हांस किया जा रहा था। एंड नेक्स्ट था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती। मिड 1960s के अंदर 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स आते हैं जिससे इवेंचुअली फूड क्राइसिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1962 के अंदर एक वॉर होता है, 1965 के अंदर एक वॉर होता है, तो काफ़ी मेजर टोल पड़ता है हमें अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो इन्हीं सबसे ओवरकम करने के लिए 1970s के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करती है बाय इंट्रोड्यूसिंग द पैकेज टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो भी पंजाब हरियाणा अच्छा इससे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जिन लोगों के पास कम लैंड थी या जिन एरियाज़ के अंदर कम खेती बाड़ी होती थी वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि ऐसे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, तो रादर देन फोकसिंग ऑन ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा पहले ही डिग्रेडेड है, उन्होंने क्या किया, ऐसे एरियाज जो कि पंजाब हरियाणा वेस्ट उत्तर प्रदेश में थे, ऐसे फार्मर्स जिनके पास पैसे थे, जिनके पास बड़ी लैंड रिसोर्सेज थी एंड जिनके पास पानी की थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ थी, उन्हीं को और पैसा फंड किया ताकि वहीं से प्रोडक्शन रेज हो जाए, ठीक है। तो उनको उन्होंने अच्छे HIV सीड्स दिए, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए, ठीक है, जिससे इवेंचुअली हमारी जो प्रोडक्शन थी वो इन्हांस हो गई, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प एक्सपेंडिंग एग्रो इनपुट एंड ग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रही है तो हमें टूल्स चाहिए, हमें हार्वेस्टर्स चाहिए, हमें मशीनरीज चाहिए, हमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज साइड के साइड ग्रो हुई थी, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज ये थी कि रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, जो एरियाज ऑलरेडी जिनके पास पैसे थे उन्हीं के अंदर और पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, तो जो बड़े फार्मर्स थे और जो छोटे फार्मर्स थे उनका गैप और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया एंड वो एरिया ज़्यादा डेवलप हो गए कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो रीजनल डिस्पैरिटी हमें देखने को मिली, साथ के साथ बहुत एक्सेस लेवल के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया था, तो पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक हुआ था, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को, हाँ ये यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ रेनफाइड एरियाज। 1998 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन थी उसने एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया था ताकि रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चरली डेवलप हो सके, ठीक है। इसमें बेसिकली एम्फेसिस किया गया था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है उनको हायरेस्ट करने के लिए। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग और एक्वाकल्चर को भी प्रमोट किया गया था, ठीक है, ताकि ऑब्वियसली आप खेती से ही सारा पैसा नहीं कमा सकते हो, आपको साइड बाय साइड दूसरी और एक्टिविटीज़ को करना होगा ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ सके। एंड जो लोग डेयरी फार्मिंग करते थे, लाइव स्टॉक रियरिंग करते थे, वो साथ के साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते थे, तो उसी पैसे को वापस से अपनी लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसके बाद 1990s के अंदर हमने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, जिससे इवेंचुअली हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो हुआ, ठीक है। अब ये है हमारा एक एडेड टॉपिक दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बेसिकली इसका एम है टू एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, सस्टेनेबल, रेम्यूनरेटिव यानी पैसा जनरेट करना और भी ज़्यादा कर सके, एंड केमिकल रिसिलेंट यानी क्लाइमेट रेजिलेंट, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट कि वहाँ का कैसा टेम्परेचर है उस हिसाब की वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाए, ठीक है। अगर वहाँ पे पानी कम है तो कैनाल्स बना के वहाँ तक पानी लाया जाए, ठीक है, वहाँ पे उस क्लाइमेट के बेसिकली अकॉर्डिंग ही उस एरिया के अंदर क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाए। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये तो इसका एम है भाई। अब हम कैसे करेंगे, बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, कि उस लोकेशन के अंदर किस तरीके की फार्मिंग होनी चाहिए, कलेक्टिव होनी चाहिए या फिर सेपरेटली होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए लिखा गया है कि इंटीग्रेटेड होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है बाय कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे कि हम प्रॉपर सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स लेंगे, ठीक है, लैंड को थोड़ा सा टाइम खुला छोड़ेंगे ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। तो कुछ डिफरेंट स्टेप्स थे। अब इसी के तहत 2 स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, दैट वाज परंपरागत कृषि विकास योजना एंड सेकेंड वन इज राष्ट्रीय विकास योजना,
ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली इसका मेन यही था, बिकॉज सस्टेनेबल बनाना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एम्फेसिस था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो दैट इज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन और यील्ड थी राइस की और वीट की वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। हाँ, अभी हमने ये पढ़ना है कि थ्रू आउट हमने क्या क्या डेवलपमेंट कर लिए, ठीक है। कंपेयर टू अदर प्रीवियस टाइम्स ग्रीन रेवोल्यूशन से राइस और वीट की यील्ड इंक्रीज हो गई है। साथ के साथ शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, इनकी भी जो प्रोडक्शन है वो एप्रिशिएबली इंक्रीज हुई है, ठीक है। इरिगेशन के एक्सपेंशन होने की वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब ऑब्वियसली HIV सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इनको इरिगेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ है तो हम पैकेट टेक्नोलॉजी को भी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये HIV सीड्स वगैरह, इनको हम पैकेट टेक्नोलॉजी करते हैं, इसको भी हम फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। नेट इरिगेटेड एरिया के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों के पास थोड़ा पैसा आया, इन्वेस्टमेंट आया, तो वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफ्यूजन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को 15 टाइम्स जो कंजप्शन था वो इंक्रीज हुआ था मिड 60s के अंदर, तो टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़ हो रही है, लोगों तक पहुंच पा रही है, ठीक है। अब एक और टॉपिक जो ऐड किया गया है दैट इज़ फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली एक पोर्टल है फॉर फार्मर्स टू सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके इंश्योरेंस को लेके, स्टोरेज को लेके, क्रॉप्स को लेके, सीड्स, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स, मार्केट प्राइसेस, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, इन सब की डिटेल मिल जाती है, ठीक है। एंड ब्लॉक लेवल डिटेल्स भी हमें मिल रही होती है। तो बेसिकली ये एक डिजिटलाइजेशन है ताकि फार्मर्स भी इन सारी स्कीम्स को एक्सेस कर पाए, ठीक है। ऑनलाइन ही सारा डेटा उनको मिल जाए कि कहाँ से अच्छे सीड्स मिलेंगे, क्या प्राइसेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है ना, साल के अंदर 6000 पैसे भी आते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम भी है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो पहला पॉइंट आता है दैट इज़ लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो है, बिकॉज वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ उनके पास है वो काफ़ी एडवांस्ड है, जिससे इवेंचुअली उनकी प्रोडक्शन इन्हांस हो जाती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम थ्रू आउट द इंडिया देखते हैं तो हर एक फार्मर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे सीड्स ले सके, अच्छे फर्टिलाइजर्स ले सके, ठीक है। जो पर हेक्टेयर हमारा जो आउटपुट है राइस का, वीट का, कॉटन का, ये काफ़ी कम है कंपेयर टू दैट ऑफ USA, रशिया एंड जापान, ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी भी हमारी काफ़ी लो है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर काम मशीन से हो जाता है एंड बहुत फास्टली हो जाता है, ठीक है। तो इवेंचुअली वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है डिपेंडेंस ऑन एरेटिक मॉनसून, ठीक है। जो इरिगेशन के थ्रू हम सिर्फ 33% ही लैंड हमारा कवर अप होता है, बाकी का जो डिपेंडेंट है 67% वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर पुअर परफॉर्मेंस रही या फेलियर हुआ मॉनसून का, थोड़ा आगे पीछे आया है, ठीक है, इससे इवेंचुअली हमारा एक तो जो रेनफॉल के ऊपर एरिया डिपेंडेंट है उनका तो इम्पैक्ट होगा ही, साथ के साथ जो इरिगेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज कैनाल के अंदर वाटर टाइमली सप्लाई नहीं हो पाता है अगर मानसून टाइमली नहीं आता है तो, ठीक है। सिमिलरली राजस्थान और जो बाकी ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है एंड हाईली अनरिलेबल है, लेकिन उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इरीगेशन में इन्वेस्ट कर सके, तो जिससे इवेंचुअली उनकी जो क्रॉप्स होती है वो काफ़ी बार फेल भी हो जाती है, और अगर होती भी है तो यील्ड बहुत कम होती है, ठीक है। इवेंचुअली जिन एरियाज़ के यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल आती है वो वहाँ भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ड्रॉट एंड फ्लड, ठीक है। अगर बारिश नहीं आई तो इवेंचुअली वहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन भी हो जाती है, जिससे इवेंचुअली क्रॉप फेल होती है, लेकिन काफ़ी बार इतनी बारिश आ जाती है कि फ्लड आ जाती है, ठीक है। तो मानसून एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट है यार हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेप्टनेस। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है बिकॉज वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रही है तो उससे उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है। तो सिमिलरली हमारे जो यहाँ के स्मॉल फार्मर्स हैं वो इन मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिससे इवेंचुअली हमारे यहाँ का प्रोडक्शन कम रह जाता है, ठीक है। इसी में सेकेंड पॉइंट दिया गया है दैट इज ट्रैप्ड ऑफ इनडेप्टनेस। ट्रैप का मतलब होता है जाल ऑफ इनडेप्टनेस, यानी कि कर्ज के जाल, ठीक है। इवेंचुअली अगर उनका क्रॉप फेलियर हो गया या फिर उनको जो आउटपुट था वो उतना नहीं मिला जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, इवेंचुअली वो लोन लेते हैं एंड वो लोन को चुका नहीं पाते हैं, जिससे इवेंचुअली वो इनडेप्टनेस के जाल में फंसते चले जाते हैं एंड काफ़ी बार सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स।
तो ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लॉयटिव रेवेन्यू सिस्टम एग्जिस्ट क्या करते थे, दैट वाज महालवारी, रोहितवारी और जमींदारी, ठीक है। एंड ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटिव थे। इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे इन सिस्टम्स को हटा दिया गया था, काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। अगैन ये जो हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट वाला चैप्टर उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन रिफॉर्म तो ला दिए गए थे, लेकिन उनको ऑन पेपर ही था, ऑन ग्राउंड अगर हम रियलिटी देखते हैं तो उनको इतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। इससे इवेंचुअली इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी भी लैंड नहीं है कि वो अपना खुद का गुजर बसर कर पाते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म भी एक मेजर फैक्टर है कि हमारे यहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ है दैट इज स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है, वही एक पापा है जिसके 4 बच्चे हैं, अब लैंड 4 बच्चों में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे लैंड होल्डिंग का साइज श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है, और साथ के साथ पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अब उन बच्चों के भी बच्चे होने वाले हैं, फिर उनकी वाइफ होगी, फैमिली बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इवेंचुअली जो प्रेशर है हमारा पॉपुलेशन का वो बढ़ता जा रहा है, एंड जो लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाती थी उसके ऊपर घर बनाए जा रहे हैं, सेटलमेंट सेटल की जा रही है, ठीक है। तो लैंड होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रहती जा रही है। काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन एक बार भी नहीं हुआ था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कंसोलिडेशन चलाया गया था, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर खेती करते हो तो आप इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं ला पाते हो। वहीं अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं, लोग अपनी लैंड को, अपने रिसोर्सेज को पुल आउट करके साथ में फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाती है, ठीक है। अब जो स्मॉल साइज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है वो अनइकोनॉमिक है, उनसे हमें इतना बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। सिक्स्थ है लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है यार एक तरीके से जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं उनको हम प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से उगा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत कम लैंड है और वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जो वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उनका खुद का ही गुजर बसर हो जाता है, बिकॉज ना तो उनके पास इतने पैसे हैं एंड लैंड होल्डिंग का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है। तो हम एग्रीकल्चर को अभी तक सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, रैदर देन हम उसको एज अ बिजनेस की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम दूसरी कंट्रीज़ के अंदर उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमा पाए, ठीक है। तो ये अभी हम इंडिया के अंदर हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज़ वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हमें मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। यूजुअली जो एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है 4 से 8 महीनों की, ठीक है। एंड बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है कि एक लैंड है, ठीक है, इतना लैंड है एक फैमिली के पास, उस फैमिली में सपोज करो 6 जन है, ठीक है। उस लैंड की खेती 2 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी के लोगों के पास कोई भी जॉब नहीं है तो वो इसी के अंदर जॉब लग रहे हैं, ठीक है। वो काम 2 जनों के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन वो 6 के 6 जने इसी लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एंड ये भी थ्रू आउट द ईयर इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, तो काफ़ी सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जिससे इवेंचुअली कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर रैदर 4 बंदे किसी और जगह जाके काम करें तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हमें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन्स के अंदर भी जो आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वो लेबर इंटेंसिव नहीं होते हैं, मशीन्स आ जाती है, ठीक है, उन्हीं के थ्रू ही वो खुद उनको थ्रेशर वगैरह आ जाते हैं, जिससे इवेंचुअली लेबर का जो काम है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। 8th पॉइंट की बात करते हैं दैट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। तो धीरे धीरे हमारी जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है, अपनी फर्टिलिटी लूज़ करती जा रही है ड्यू टू एल्कनाइजेशन एंड सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं इससे इवेंचुअली हमारी सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स, हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनका कर रहे हैं। इसके अलावा हमने लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाना ही छोड़ दिया है, ठीक है। अब जो फार्मर्स होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप को इसलिए उगाया जाता था ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो सॉइल है वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, ठीक है। लेकिन 2-4 पैसे फालतू कमाने के चक्कर में ना तो हम उसको खाली छोड़ते हैं, ठीक है, और ना ही हम इन क्रॉप्स को उगाते हैं, रैदर हम किसी और क्रॉप को उगा लेते हैं जिससे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए, लेकिन लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है एंड वो सस्टेनेबल एक तरीका नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फैलो लैंड काफ़ी रिड्यूस कर दिया जा रहा है। लोग बहुत कम टाइम के लिए 1-2 महीनों के लिए ही छोड़ते हैं एंड मल्टी क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे इवेंचुअली हमारी जो लैंड है वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी लूज़ करती जा रही है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम्स देख के हमें ये समझ में आया है कि ये जो फील्ड है
हम सिर्फ एग्रीकल्चर से ही गुजर बसर नहीं कर सकते, फॉर श्योर इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो हमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को भी साथ के साथ ग्रो करना होगा ताकि लोगों की नीड्स फुलफिल हो पाए। साथ के साथ हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि जो लैंड का जो प्रेशर है उसको हम थोड़ा कम करें। एंड इसका सिंपल सा आंसर है यार, पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। हमें मेक श्योर करना होगा कि चाइल्ड पॉलिसीज़ इंडिया के अंदर अडॉप्ट की जाए ताकि पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर कम होगा, तभी लैंड के ऊपर प्रेशर कम होगा, जिससे इवेंचुअली सारे जो फील्ड्स हैं उनके अंदर हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो 2016 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड सीरियस प्रॉब्लम है, हमें इनको एक्सप्लेन करना है, तो हम इन दोनों पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। 2023 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको कोई भी 5 प्रॉब्लम्स बतानी है इंडियन एग्रीकल्चर के, हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। 2020 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था कि लैंड डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड प्रोसेसेस आर मोर हार्मफुल देन नेचुरल प्रोसेसेस। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली लैंड इतनी डिग्रेड नहीं हो पाती है, और फ्लड्स हो गए, सॉइल इरोजन हो गए, ये नेचुरल रीजन्स है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है जो हम एक्सेसिव यूज़ के ऊपर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किए जा रहे हैं, हम लेगुमिनस क्रॉप नहीं उगा रहे हैं, हम फेलो लैंड को प्रॉपरली नहीं छोड़ रहे हैं, उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वही सब एक्सप्लेन करना है हमने, जो अभी हम 5-6 पॉइंटर्स पढ़ के आए। 2017 में एक 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपको कोई भी ऐसी 5 मेजर्स बतानी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बुक में ये नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बता देती हूँ, हमें एक तो डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम फॉरेस्ट को काटते जाएंगे, जो रेन डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट के ऊपर, है ना, वाटर साइकिल वाला जो सिस्टम आप पढ़ते आए, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम डिफॉरेस्टेशन को कम करें, रैदर हम एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें, में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ठीक है। सेकंड, हमें मेक श्योर करना होगा कि हम लेगुमिनस क्रॉप को उगाए, साथ के साथ लैंड को हम प्रॉपर रेस्ट दें ताकि वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को रीगेन कर पाए, ठीक है। थर्ड, जो लैंड के ऊपर सबसे मेजर प्रेशर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, हमें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। फोर्थ, हमें नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काफ़ी सारा स्कोप है। मैं ये नहीं कह सकती कि हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिस लिमिट तक हम कर सकते हैं अपने घरों के अंदर हमें खाद बनानी चाहिए, ठीक है। और जिनके पास छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं उन्हें थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए कि वो रैदर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके थोड़ा सा नेचुरली उसको फर्टिलिटी रीगेन करने दें और नेचुरल मैन्योर, गोबर वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट रह के उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के ट्राई। गवर्नमेंट को भी यार एक मेजर स्टेप लेना होगा इन सब प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए, काफ़ी सारी स्कीम्स को लॉन्च करना होगा जिससे इवेंचुअली स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट हो सके, उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल सके, जिससे इवेंचुअली वो इन्वेस्ट करके अच्छे सीड्स खरीद सके, जिससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, ठीक है। इसके अलावा हमें लैंड कंसोलिडेशन के ऊपर बहुत मेजर फोकस करना होगा, बिकॉज फ्रेगमेंटेड लैंड से हम उतना प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। रैदर उनको हमने फ्रेगमेंट करना होगा, हमने कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर फोकस करना होगा, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको 1-2 पॉइंट याद आते हैं तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बाकी लोगों की भी हेल्प कर सके, ठीक है। लेकिन 5 पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से बना के जाना जिनको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैप वर्क करेंगे एंड इसको यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमने 9 लैंड यूज कैटेगरीज पढ़ी है, ठीक है, उन 9 की 9 को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लैंड का जो चेंज हमने किया है। पहला है हमारा इकोनॉमी का साइज़ यानी कि पॉपुलेशन का साइज़, उसके बाद जो हमने चेंजेस किए हैं, जैसे जैसे जो एक कंट्री है वो एग्रीकल्चर से टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की तरफ जाती है, तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के अंदर लैंड को ज़्यादा यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। थर्ड है कांस्टेंट प्रेशर, अभी भी हमारा एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने वो जो चार्ट था पूरा उससे हमने पढ़े थे कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनके अंदर इंक्रीज़ हुआ है, जैसे फॉरेस्ट के अंदर, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के अंदर, नेट सोन एरिया के अंदर और करंट फेलो के अंदर। और फिर हमने डिक्रीजिंग वाले 4 पढ़े थे, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ओनरशिप के बेसिस पे लैंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, प्राइवेट लैंड एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ के जाना, उधर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्रॉपिंग सीजन्स को पढ़ा था, 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं और ये जो डिस्टिंक्शन होता है ये हमें सदर्न स्टेट्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। फार्मिंग को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, इरीगेटेड एंड रेनफेड। इरीगेटेड के 2 टाइप्स हो जाते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, और रेनफेड के भी 2 हो जाते हैं, दैट इज ड्राई लैंड एंड वेट लैंड, ठीक है। इनके कंपेरिजन को अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद हमने फूड ग्रेन्स और सेरेल्स वगैरह को पढ़ा था, इनके अंदर मेन हमें राइस और वीट को अच्छे से पढ़
करके जाना है, और कॉटन जूट को भी एक बार देख लेना। बाकी हमने मैप वर्क करना है, इसके अंदर हमें लीडिंग स्टेट्स को अच्छे से याद रखना है, जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि थ्रू आउट द टाइम हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी 5 प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हमने 5 सॉल्यूशंस को अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे हमारी समरी खत्म हो जाती है। मैप को स्टार्ट करते हैं, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। अब बेसिकली मैप के अंदर यार क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हमें किसी भी एरिया को हाईलाइट करके दे देंगे, ठीक है, एंड हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा अ लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो हमें उस स्टेट को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि आपने इंडिया का मैप लेना है, उसके सारे स्टेट्स अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। अब ये बुक वाला मैप है जो हमारे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लीडिंग प्रोड्यूसर, हर एक जो क्रॉप है उसके 3 लीडिंग प्रोड्यूसर्स को आइडेंटिफाई कर दिया है, ताकि आप इजीली इसको याद कर पाओ, ठीक है। राइस की अगर हम बात करते हैं, पहले पे वेस्ट बंगाल है, इधर यूपी एंड पंजाब है, ठीक है। बुक वाले मैप में अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो पूरा नदर्न प्लेन वाला एरिया है, हिमाचल, पंजाब, ठीक है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद नीचे साउथ की तरफ आते हुए हमारा तमिलनाडु हो गया, ठीक है। इन सब एरियाज़ के अंदर राइस को बहुत काफ़ी मेजर स्केल पे ग्रो किया जाता है। सेकंड आता है वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे पंजाब है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं तो पूरा जो हमारा नदर्न प्लेन वाला एरिया है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान का नदर्न हिस्सा, ठीक है, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारे एरियाज़ के अंदर वीट को काफ़ी भारी मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, पहला हमारा गुजरात है, दूसरा भैया हमारा महाराष्ट्र है, तीसरा हमारा तेलंगाना है, ठीक है। यूजुअली इसको सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ये देखो गुजरात हो गया, इधर फिर हमारा ये पूरा मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर तेलंगाना हो गया हमारा, ठीक है। तेलंगाना की साइड में कौन सा है, मैं तो भूल भी गई, आंध्र प्रदेश आई गेस है ना, या कर्नाटक, हाँ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। एंड इधर हमारा ये नीचे सदर्न स्टेट्स के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो दैट इज जूट की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल होता है, ठीक है। सेकंड पे हमारा असम है, थर्ड पे हमारा बिहार है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेना। आगे चलते हैं, दैट इज शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया, नंबर 1 पे हमारा महाराष्ट्र है, फिर हमारा यूपी है, एंड देन हमारा कर्नाटका है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के पूरे इस एरिया में किया जाता है, यूपी के थ्रू आउट किया जाता है, थोड़ा बहुत हरियाणा के अंदर और पंजाब में भी किया जाता है, गुजरात में भी किया जाता है, ठीक है। फिर इधर नीचे कर्नाटका के अंदर किया जाता है, एंड इधर तमिलनाडु में भी किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आते हैं टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे मैक्सिमम असम का है, फिर वेस्ट बंगाल का है, फिर तमिलनाडु का है, ठीक है। ये मैप हमें दिया हुआ है टी और कॉफ़ी का, टी इधर ही है, ये जो हमारे 7 सिस्टर वाले स्टेट है मेजरली, ठीक है। कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं, कॉफ़ी का मैप नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे मैप में दिया हुआ है हमें एक तो कर्नाटका एंड हमारा तमिलनाडु और केरला वाला थोड़ा सा रीजन, ठीक है। सो हैव वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।